शुरुआती दृश्य में नताशा कम्पुश अपने विचारों में खोई हुई खुद को एक पहाड़ से स्कीइंग करते हुए पाती है। शुरुआत में अकेले दिखने के बाद वह ढलान के निचले भाग पर रुकती है। तभी उसका सामना स्कीयरों के एक गुजरते समूह से होता है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में अकेली नहीं है। एक आदमी उसकी मूक परेशानी को महसूस करता है और उनकी आंखें जुड़ जाती हैं। उसकी अनकही विनती को समझते हुए वह उसे बाथरूम की ओर ले जाता है और सावधानी से अन्य लोगों की जांच करता है। यह मानते हुए कि तट साफ है, वह नताशा को एक स्टॉल के अंदर जाने देता है। हालांकि उसकी क्षणिक गोपनीयता उल्लंघन हो जाती है जब वह किसी अन्य महिला की बात सुनती है, जिसे पहले उस पुरुष ने नहीं देखा था। जल्दबाजी में कपड़े पहनते हुए नताशा सावधानी से महिला के पीछे पीछे सिंक तक जाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह आदमी देख नहीं रहा है। वह अपना नाम नताशा कोम्पुश बताती है और मदद मांगती है। एक मार्मिक फ्लैशबैक में छोटी नताशा अपने नशे में धुत पिता के साथ एक बार में नृत्य करती है। रात खुलती है और पता चलता है कि नताशा अपने पिता द्वारा समय की उपेक्षा के बारे में चिंतित होकर बाहर अकेले घूम रही है। अगले दिन उसकी माँ उसे डांटती है और जोर देकर कहती है कि वह अपनी बनाई हुई पोशाक पहने। उनका तनावपूर्ण रिश्ता तब स्पष्ट हो जाता है जब नताशा परिधान पर आपत्ति जताती है। उसे लगता है कि इससे वो मोटी दिखती है। उसकी माँ सहानुभूति की कमी को उजागर करते हुए बेरहमी से बिस्कुट से परहेज करने का सुझाव देती है। नताशा अनिच्छा से पोशाक पहनती है और उसकी माँ उसे जल्दी करती है और धमकी देती है कि अगर उसके पिता दोबारा देर से आए तो परिणाम भुगतने होंगे। जब नताशा विरोध करती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है। चुप और स्तब्ध नताशा स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह अकेली चलती है, नताशा को एक दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ता है। खेल रहे बच्चों द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर वह एक आदमी के पास से गुजरती है, जो उसे जबरदस्ती एक सफेद वैन में ले जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। भयावह घटना सामने आती है, जिससे सड़क पर दूसरी लड़की उस त्रासदी को देखकर सदमे में आ जाती है जो उसने देखी थी। वह व्यक्ति नताशा को अपने सुरक्षित आवास तक ले जाता है और उसे केवल एक सिंक और शौचालय के साथ एक सीमित कमरे में ले जाता है। अपने पीछे के कमरे को बंद करने के बाद वह दीवार में एक छेद के माध्यम से रेंगता है, जहां वह दीवार और उसके चारों ओर घिरे स्पष्ट तहखाने को सील करने से पहले उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। असमंजस में जागते हुए नताशा मदद के लिए पुकारने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी गुहार अनुत्तरित हो जाती है। हताश होकर वो कमरे में एक छोटे से वेंट को देखती है, जो हवा का उसका एकमात्र स्रोत है। वह आदमी गद्दा, भोजन और पानी लेकर लौटता है, लेकिन जब वह अपनी माँ को देखने की इच्छा व्यक्त करती है तो वो उसकी उपेक्षा करता है और दरवाजा बंद कर देता है। नताशा वेंट के माध्यम से मदद के लिए चिल्लाती रही, किसी ने अनसुना कर दिया। जैसे ही तीसरे दिन रात होती है, नताशा अंधेरे में सोने की तैयारी करती है और अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाती है। इस बीच वो व्यक्ति वोल्फगैंग अपने घृणित कार्यों के प्रति उदासीन प्रतीत होता है, अपने कार्यों पर विचार करता है। वह सोते समय नताशा को राजकुमारी और मटर के बारे में एक कहानी पढ़कर अपना दिन आगे बढ़ाता है। वह अपने कोने में बैठी कुकीज खा रही है और ध्यान से सुन रही है। जब कहानी समाप्त होती है तो वो जाने के इरादे से रात की रोशनी जलाता है, लेकिन नताशा उसे रोक देती है। अपनी माँ की याद दिलाते हुए एक शुभ रात्रि चुंबन का अनुरोध करते हुए वह ऐसा करने से पहले एक पल के लिए झिझकता है। अन्यत्र नताशा की माँ और दादी चिंता से घिरी हुई अपने लापता बच्चे की रिपोर्ट करते हुए समाचार देखती हैं। रिपोर्टर का सुझाव है कि नताशा की माँ ने आशा खो दी है। इस दावे का वो पुरजोर विरोध करती है। साथ में वे उत्सुकता से अपनी खोई हुई छोटी लड़की के बारे में किसी भी शब्द का इंतजार करते हैं। बेसमेंट में नताशा बोरियत से जूझते हुए अंतहीन रूप से चलती रहती है। समय का ध्यान न रहते हुए वो उस दिन के बारे में सोचती है जब लाइटें बंद हो जाती हैं और सोने के समय का संकेत मिलता है। इस बीच वोल्फगैंग की रसोई में उसकी माँ भोजन के सुझाव देने का प्रयास करते हुए आपूर्ति की सूची बनाती है। हालांकि वोल्फगैंग मजाकिया अंदाज में बातचीत को गंभीरता से नहीं लेता है, जिससे एक अजीब बातचीत पैदा होती है जो नताशा के उसकी माँ के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को दर्शाती है। उस रात बाद में वोल्फगैंग और उसकी माँ एक साथ समाचार देखते हैं। प्रसारण नताशा के स्कूल जाते समय गायब होने पर केंद्रित होता है। वोल्फगैंग की माँ ने बेरहमी से सुझाव दिया कि नताशा के साथ दुर्व्यवहार होने की संभावना है, जिस पर वोल्फगैंग ने प्रतिवाद करते हुए सुझाव दिया कि अपहरणकर्ता सिर्फ पागल हो सकता है। एक और दिन वोल्फगैंग नताशा के बालों को शैम्पू कर रहा होता है, तभी वो उसे अपने माता पिता का एक पत्र सौंपती है। इस्तेमाल किए गए शैम्पू की मात्रा को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जो इस हद तक बढ़ जाती है कि वोल्फगैंग क्रूरतापूर्वक अपने सिर को पानी में डुबो देती है और आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
वह अचानक कमरे से बाहर चला जाता है, जिससे नताशा गीली हो जाती है और खुद ही गंदगी साफ करने के लिए रोती रहती है। एक शाम वोल्फगैंग अपनी माँ और दादी के साथ बगीचे में पेय का आनंद ले रहा था। तभी पुलिस वहाँ पहुंची और उसकी वैन देखने का अनुरोध किया। अपने प्रारंभिक अनुपालन के बावजूद वोल्फगैंग स्पष्ट रूप से असहज है। पुलिस ने लापता लड़की के बारे में पूछताछ की, कई सफेद वैन की जांच की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वोल्फगैंग की वैन, जो अब औजारों से भरी हुई है, संदेह पैदा करती है। दूरसंचार में अपने पिछले करियर का दावा करते हुए वो अधिकारियों के साथ छोटी छोटी बातचीत में संलग्न होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति नताशा को रखने वाले गुप्त तहखाने की सावधानी पूर्वक जांच करता है। नताशा के लापता होने की तारीख पर उसके ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर वोल्फगैंग ने जोर देकर कहा कि वो घर पर अकेला था और पेय पदार्थों की पेशकश से बच रहा था। गोलमोल जवाब देने के बावजूद पुलिस ने उस पर दबाव डालना जारी रखा, उसके आतिथ्य को अस्वीकार कर दिया और छोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच नताशा अपने माता पिता के साथ खुशी के पल बिताने का सपना देखती है। वे ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे वे प्यार से हंसते थे और उसकी तस्वीरें लेते थे। जैसे ही वोल्फगैंग ने उसे नाश्ते के साथ जगाया, उसकी श्रद्धा टूट गई। समय की अनुभूति के लिए उत्सुक नताशा वोल्फगैंग से एक घड़ी का अनुरोध करती है, जो सहमत हो जाता है और ऊपर रहने के दौरान संचार के लिए एक इंटरकॉम स्थापित करता है। इस दौरान वह उस पत्र के बारे में पूछती है जो उसने उसे दिया था और सवाल करती है कि क्या उसने उसे उसके अनुरोध के अनुसार भेजा था। वोल्फगैंग झूठ बोलता है, उसे आश्वासन देता है कि उसने ऐसा किया है, लेकिन बाद में उसने बेरहमी से पत्र को फाड़ दिया। 183वें दिन बोरियत से प्रेरित होकर नताशा दिखावा करती है कि उसके पुराने कपड़े छात्रों के हैं, दीवारों पर चित्र बनाते हैं और काल्पनिक साक्षात्कार आयोजित करते हैं। वोल्फगैंग ने इंटरकॉम के माध्यम से हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि क्या वह अपने दांत ब्रश करती है और अपनी प्लेट साफ करती है। झूठ बोलते हुए वो दावा करती है कि उसने झूठ बोला था, लेकिन वह इस बात पर जोर देता है कि वह उसकी बात मानती है और इंटरकॉम पर मेरी बात मानो शब्दों को दोहराता है। बाद में नकली चोट से उसे बरगलाने का प्रयास करते हुए वोल्फगैंग इसे समझ जाता है, उसे डांटता है और उसके वजन पर टिप्पणी करता है। जब वो वापस लड़ने का प्रयास करती है तो वो बताता है कि छत की ओर जाने वाला रास्ता बचाव की किसी भी उम्मीद को खारिज कर देता है और उसे एक तिजोरी का दरवाजा दिखाता है और इस बात पर जोर देता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। भागने का एक असफल प्रयास उसकी आशाओं को कुचल देता है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए नताशा अपने दिन अस्थायी गुड़िया पढ़ने में बिताती है। 4 दिनों तक बिना भोजन के रहने के बाद वह आकर्षक बनने की कोशिश करते हुए वोल्फगैंग से विनती करती है, लेकिन वह इंटरकॉम पर केवल मेरी बात मानो कहकर जवाब देता है। 4 साल बीत गए और वोल्फगैंग ने अपना अनुष्ठान जारी रखा। कुपोषित और हताश नताशा 3 दिनों की भूख के बाद भोजन की भीख मांगती है। उसकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए वोल्फगैंग उसे भूखा और विचलित छोड़ देता है। उसकी भूख को कम करने के लिए कूड़े को खोदता है। उसका कमरा, जो अब चारपाई, बिस्तर, छोटे हीटर और मेज से भरा हुआ है, उसकी सीमित दुनिया में घटती जगह को दर्शाता है। दिन 1695 पर बीबी एक किताब में तल्लीन है जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है, एक सांसारिक घटना जो वोल्फगैंग की ओर से एक अस्थिर प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। उसके कपड़े सिलने का काम करते हुए जब उसे अपने मासिक धर्म का पता चलता है तो उसे उसकी घृणा का सामना करना पड़ता है। सफाई करने का आदेश दिया गया। बीबी संसाधनों की कमी के कारण वोल्फगैंग को उसे ऊपर के शॉवर का उपयोग करने देने के लिए मनाती है। पहली बार उभरते हुए वो सूरज की रोशनी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन वोल्फगैंग खिड़कियों और दरवाजों पर विस्फोटकों का हवाला देते हुए भागने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी देता है। नई दृष्टि से अभिभूत होकर बीबी अनिच्छा से अनुपालन का वादा करती है। वोल्फगैंग की मां की एक यात्रा के दौरान वह अनजाने में वोल्फगैंग के रिश्तों के बारे में भ्रम फैलाती है। जबकि वोल्फगैंग बर्तन साफ करने के लिए सहमत हो जाता है, उसकी मां संदेह से उसकी रोमांटिक भागीदारी पर सवाल उठाती है। बाद में वह बीबी को ऊपर ले जाता है और उसे एक हृदय विदारक क्षण का सामना करना पड़ता है जब वो उसका सिर मुंडवाता है, जिसके बाद रसोई में एक असामान्य मौज मस्ती होती है। 1837वें दिन से तेजी से आगे बढ़ते हुए ये सीमित स्थान में क्रिसमस है, जो अस्थायी सजावट और एक रेडियो से सजी हुई है। बीबी एक उपहार लपेटती है, सामान्य स्थिति की झलक दिखाती है। वोल्फगैंग ने उसे भोजन, एक कैमरा और किताबों के साथ एक वॉकमैन देकर आश्चर्यचकित कर दिया। गले लगाने की उसकी कोशिश के बावजूद वोल्फगैंग छुट्टियों के दौरान सीमाओं पर जोर देते हुए विरोध करता है। अपने परिवार के बारे में जानने को उत्सुक बीबी की पूछताछ वोल्फगैंग को परेशान कर देती है।
जिससे वो उस पर परिवार होने का दावा करता है, उसका नाम बदलकर बीबी रखता है और अपना परिचय देता है। छुट्टियों के मौसम के बीच नताशा की माँ और दादी नताशा के लिए एक क्रिसमस उपहार, एक गुलाबी स्वेटर पर विचार करते हुए एक साथ समय बिताती हैं। हवा भावनाओं से भरी हुई है क्योंकि नताशा की माँ उस दिन की यादों से रो रही है जिस दिन नताशा का अपहरण हुआ था। इस बीच नताशा, जिसे अब बीबी के नाम से जाना जाता है, और वोल्फगैंग उसके घर पर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, एक नए कमरे के लिए एक दीवार को तोड़ रहे हैं। जब बीबी मासूमियत से सुझाव देती है कि कमरा वोल्फगैंग की प्रेमिका के लिए हो सकता है, तो वो गुस्से से प्रतिक्रिया करता है, सीमेंट के एक बैग को मारता है और उसे धूल से ढक देता है। बेफिक्र बीबी अविचलित रहती है और वोल्फगैंग घोषणा करता है कि वो उस रात उसके साथ सोएगी। जैसे जैसे समय बढ़ता है, वोल्फगैंग बीबी के साथ अधिक सहज महसूस करता है। वह अपने लिए टैम्पोन और कॉन्डोम जैसी चीजें खरीदना शुरू कर देता है। हालांकि उनके रिश्ते की विकृत प्रकृति तब स्पष्ट हो जाती है जब एक क्लब में वोल्फगैंग की परेशानी एक हिंसक मुठभेड़ में बदल जाती है। बीबी का फायदा उठाने के बाद वोल्फगैंग उसे खुद से निराश होकर अपने कमरे में वापस जाने के लिए मजबूर करने से पहले उसे बगीचे में थोड़ी देर आराम करने देता है। 2029 का दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है और गतिशीलता तेजी से भयावह हो गई है। बीबी, जिसके बाल अब बड़े हो गए हैं, को वोल्फगैंग की मांगों का सामना करना पड़ता है, जिसमें काम और खाना बनाना भी शामिल है। उसके असंतोष के परिणामस्वरूप शारीरिक शोषण होता है, उसे भोजन देने से मना कर दिया जाता है। हताश होकर बीबी खाने का प्रयास करती है, लेकिन वोल्फगैंग क्रूरतापूर्वक हस्तक्षेप करता है, जिससे उसे इसे थूकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वोल्फगैंग का परपीड़क व्यवहार बढ़ता जा रहा है, जिसमें उसे एक अंधेरे छेद में बंद करना और परेशान करने वाले दिमागी खेल खेलना शामिल है। कामों के लिए एक दुर्लभ यात्रा में वोल्फगैंग ने बंदूक रखने का झूठा दावा करके बीबी के साथ छेड़छाड़ की, उसे बंदी बनाकर दुनिया के सामने उजागर कर दिया, क्योंकि वो लोगों को उसकी दुर्दशा से बेखबर रहते हुए देखती थी। एक स्टोव विजिट के दौरान एक क्षणभंगुर क्षण आता है जब वोल्फगैंग बीबी को अकेला छोड़ देता है, फिर भी उसके दिमाग में मेरी बात मानो शब्द गूंजते रहते हैं, जो उसे मदद मांगने से रोकता है। 2175वें दिन जिस कमरे पर वे काम कर रहे थे वो पूरा हो गया है, और बीबी द्वारा अधिकांश काम करने के बावजूद जब वोल्फगैंग ने इसका खुलासा किया तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उसकी माँ भी सहमत हो गई, जिससे उसके नए गार्डन बार में जश्न का माहौल बना। अपने कमरे में वापस आकर बीबी रेडियो सुनती है और उसे पता चलता है कि उसके लापता होने के 6 साल हो गए हैं। वोल्फगैंग ने उसे पूर्ण कमरे से परिचित कराया, जिसे अब एफ्रोडाइट सूइट कहा जाता है, और उसे अधोवस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया, ये दावा करते हुए कि यह उनकी शादी का दिन है। ये सवाल करते हुए कि उसने उसे क्यों चुना, वोल्फगैंग ने उसके बचपन के एक परेशान करने वाले पल को याद किया और बताया कि कैसे उसने सावधानीपूर्वक उसके लिए गुप्त कमरा बनाया। जैसे ही वह उसके साथ घनिष्ठ हो जाता है, स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बाद में अपनी पीड़ा से बचने की बेताब कोशिश में बीबी बाहर निकलने की उम्मीद में अपने कमरे में आग जला लेती है। धुएं से जूझते हुए वो योजना छोड़ देती है और सबूत छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वोल्फगैंग को इस प्रयास का पता चल जाता है। क्रोध के आवेश में वो उसे पीटता है और घोषणा करता है कि उसे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति नहीं है। बीबी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि यदि उसे जाने की अनुमति नहीं दी गई तो उनमें से एक को मरना होगा। आत्मसंरक्षण के एक कष्टदायक कार्य में बीबी वोल्फगैंग द्वारा टॉयलेट पेपर के स्क्रैप के दुरुपयोग का वर्णन करती है और दर्दनाक यादों को एक छिपे हुए बक्से में संरक्षित करती है। कहानी फिल्म के शुरुआती दृश्य में बदल जाती है, जहां वोल्फगैंग उसे स्की सिखाने का प्रयास करता है। कमजोर पैरों से जूझते हुए वह एक राहगीर से मदद मांगती है, लेकिन भाषा की बाधा के कारण उसकी गुहार अनुत्तरित रह जाती है। बाद में जब वोल्फगैंग द्वारा पूछताछ की गई तो उसने इस घटना से झूठा इनकार कर दिया, जिससे उसके दुर्व्यवहार रिकॉर्ड के बढ़ते संग्रह में एक और हिंसक घटना जुड़ गई। 2908वें दिन तेजी से आगे बढ़ते हुए नताशा का 18वां जन्मदिन वोल्फगैंग द्वारा 18 नंबर के आकार का केक और एक पोशाक पेश करने के साथ शुरू हुआ। नृत्य तब शुरू होता है जब वोल्फगैंग उसे सिखाने का प्रयास करता है, जो प्रारंभिक दृश्य को दर्शाता है। बगीचे में एक साथ काम करते समय एक पड़ोसी बाड़ के ऊपर उनकी बातचीत को देख लेता है, जिससे एक अजीब बातचीत शुरू हो जाती है। पहले के विपरीत दोपहर का भोजन बिना किसी घटना के बीत जाता है, जो उनके रिश्ते में एक अजीब बदलाव का संकेत देता है। वैन को साफ करने का काम सौंपा गया। नताशा और वोल्फगैंग सहयोग करते हैं। एक खुले गेट को देखकर वो एक दुर्लभ अवसर का लाभ उठाती है जब वोल्फगैंग एक फोन कॉल से क्षण भर के लिए विचलित होकर अपने गार्ड को हटा देता है।
भागते हुए वो 3096वें दिन को चिन्हित करते हुए एक दयालु पड़ोसी से मदद मांगती है। पुलिस हस्तक्षेप करती है और नताशा को उसकी पीड़ा से मुक्त करती है। दुख की बात है कि परिणामों का सामना करने में असमर्थ वुल्फगैंग ट्रेन के सामने लेटकर अपनी जान दे देता है। वर्षों की कैद के बाद अपने माता पिता से दोबारा मिलने पर नताशा ने उन्हें भावनात्मक रूप से गले लगा लिया। पापराजी बाहर तैयार खड़े हैं, दुनिया में उसके विजयी पुनर्प्रवेश के महत्वपूर्ण क्षण को कैद करने के लिए तैयार हैं। फिल्म नताशा के इस अटल सत्य पर विचार करने के साथ समाप्त होती है कि उनमें से केवल एक का जीवित रहना तय था और यह वह है, वह नहीं।